Welcome students. Today we discussed again NMR spectroscopy and today we discussed about the solvent used in NMR spectroscopy. किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कार्बनिक यौगिक का यदि हमें NMR लेना है, NMR स्पेक्ट्रा निकालना चाहते हैं, तो हमें उस यौगिक का जिसको हम सैंपल कहते हैं, नमूना कहते हैं या उसको प्रतिदर्श कहते हैं, उसको किसी विलायक में घोलना पड़ता है। तो वी हैव टू यूज अ परफेक्ट appropriate solvent to dissolve that substance। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है NMR स्पेक्ट्रा के लिए कि हमें कैसा विलाय लेना चाहिए। सॉल्वेंट यूज्ड इन NMR। तो जनरली जो सॉल्वेंट आप यूज करेंगे NMR टेक्निक के लिए वो डिवाइड ऑफ द हाइड्रोजन एटम, उसके अंदर हाइड्रोजन एटम नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि यदि हाइड्रोजन न्यूक्लियस सॉल्वेंट में यदि हो गया तो फिर उसका NMR स्पेक्ट्रा आएगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा और उस सॉल्वेंट के कारण भी ये संकेत आ सकता है। तो जो ये संकेत आ गया तो ये फिर हमारा जो सैंपल के NMR सिग्नल्स है उसमें ये डिस्टर्ब करता है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये डिफिकल्ट हो जाता है, ये करेक्ट नहीं होता है, कंफ्यूजन रहता है इसमें। और हमें क्या चाहिए? प्योर सब्सटेंस का NMR स्पेक्ट्रा चाहिए, क्योंकि हम क्या जानना चाहते हैं? वी हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमें सॉल्वेंट यूज जो करना है उसमें तीन बातें मुख्य होनी चाहिए। नंबर वन, ऐसा सॉल्वेंट हो जिसके अंदर क्या हो? हाइड्रोजन न्यूक्लियस नहीं हो। इट शुड बी डिवॉइड ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस और वी कैन से प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। दूसरी क्या है? वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। It should be chemically inert। रासायनिक क्रिया नहीं करेगी, एक्टिव नहीं रहेगी। और क्या होना चाहिए? मैग्नेटिकली आइसोट्रोपिक। मैग्नेटिकली क्या होना चाहिए? आइसोट्रोपिक होना चाहिए। चुंबकीय रूप से वो क्या हो? समदेशिक हो। तीसरा जो इसके अंदर है इंपॉर्टेंट बात, वो क्या होनी चाहिए? द थर्ड क्या होना चाहिए इसके अंदर? केमिकल इनर्ट है, मैग्नेटिकली आइसोट्रोपिक है और क्या है? डिवॉइड ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी नहीं है। और तीसरी बात इसके अंदर जो है वो ये है कि ये डिसॉल्व कर दे सब्सटेंस को। क्या करें? इट शुड डिसॉल्व द सब्सटेंस 10% उस सब्सटेंस को वो डिसॉल्व करते हैं। इट शुड डिसॉल्व द सब्सटेंस इन एप्रोप्रिएट अमाउंट। तो ये उसको डिसॉल्व करने लायक भी होना चाहिए। अलग अलग कार्बनिक यौगिक अलग अलग विलायकों में मिले होते हैं, तो ऐसा विलायक हम ले लें जो डिसॉल्व नहीं करे सब्सटेंस को, तो फिर उसका NMR स्पेक्ट्रा नहीं आएगा। दो अलग अलग कंपाउंड हो गए, तो उसको डिसॉल्व कर ले। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए किसी सॉल्वेंट के लिए, ताकि वो NMR के लिए यूज किया जा सके। नंबर वन क्या है? उसके अंदर हाइड्रोजन न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए। नंबर टू क्या है? वो कैसा हो? केमिकली इनर्ट हो और मैग्नेटिकली
आइसोट्रोपिक हो, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात उसमें क्या होनी चाहिए कि उसको डिसॉल्व करें। कुछ जनरल सॉल्वेंट मैं आपको यहाँ बताता हूँ जो कि एनएमआर के अंदर यूज किए जाते हैं। नंबर 1 है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी प्रकार से CdCl3, CdCl3 ये है ड्यूटेरोक्लोरोफॉर्म, ड्यूटेरोक्लोरोफॉर्म। CS2, we can use the CS2 as a NMR solvent, carbon disulfide, carbon disulfide, कार्बन डाइसल्फाइड भी हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा CCl3 होल्ड बाय C डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोएसीटोन, हेक्साक्लोरोएसीटोन। तो ये कुछ नाम हैं सॉल्वेंट्स के जो हम एनएमआर के लिए एप्रोप्रिएट हैं, उपयुक्त हैं, और उनमें ऊपर मैंने 3 क्वालिटी बताई है, वो तीनों क्वालिटी इसमें है। इसके अलावा भी कुछ विलायक यूज किए जाते हैं, जैसे कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इसका एक ही प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन भी बहुत डाउनफील्ड एब्जॉर्ब करता है, जहाँ पे कुछ और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वो वहाँ अवशोषण नहीं करते हैं, इसलिए इट कैन बी यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन एनएमआर। और स्पेशली ये अमीन्स में काम आता है, प्राइमरी अमीन्स के जो कंपाउंड है उनको घोलने के काम आता है, और इसके लिए ये परफेक्ट सॉल्वेंट है। इसी प्रकार से एक है DMSO, ये हाई पोलैरिटी वाला है, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, इसकी पोलैरिटी ज्यादा है। कुछ और सॉल्वेंट जनरली जो यूज किए जाते हैं वो है डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड के अलावा जिसको हम यूज करते हैं वो है एसीटोनाइट्राइड, एसीटोनाइट्राइड, ट्राइक्लोरो एसीटोनाइट्राइड। We can use benzene also। इसमें कोई 5 ppm का अंतर आता है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज जो है उसमें कुछ करेक्शन होता है, क्योंकि क्वालिटी है, इसलिए ये जो सॉल्वेंट को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है एक्सिड बेंजीन के अंदर, तो 5 ppm का कोई करेक्शन आता है। पिरिडीन को हम सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। एंड डाइऑक्सिन, ये कुछ नाम है जो सॉल्वेंट के रूप में एनएमआर टेक्निक के अंदर यूज किए जा सकते हैं। अब आप ये देखिए कि एक तो हमने आपको बताया कि सॉल्वेंट अलग हम यूज करेंगे, कंपाउंड तो मान लीजिए एक ही है हमारे पास, और उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू हम ज्ञात करते हैं किसी एक सॉल्वेंट के, तो हो सकता है कि हम दूसरा सॉल्वेंट यूज करें तो उसकी केमिकल शिफ्ट मान में अंतर हो सकता है, एग्जैक्टली होती है। ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। पोलैरिटी अगर बदलती जाएगी तो उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू सेम कंपाउंड की भी चेंज होती जाएगी। एक और फैक्टर मैंने आपको जो पहले बताया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने पता ही है, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो प्रोटॉन कैसे हो जाते हैं, डीशिल्डेड हो जाते हैं, और डीशिल्डेड होने से फिर क्या हो जाता है, इनकी डेल्टा वैल्यू हाई हो जाती है। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इस प्रकार का कोई एटम यदि यहाँ उपस्थित होता है तो प्रोटॉन की जो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चली जाती है, वो सब चली जाती है आपके इन एटम के पास, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास चली जाती है, तो डेल्टा वैल्यू में अंतर आ जाता है, डेल्टा वैल्यू के मान बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है केमिकल शिफ्ट वैल्यू। क्या होता है, कई बार टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम हो जाती है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होने से फिर क्या हो जाएगा, वो प्रोटॉन कैसा हो जाएगा, अपफिल्ड हो जाएगा, और उसकी डेल्टा वैल्यू कम होता जाती है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वी शुड मेंशन द सॉल्वेंट यूज्ड
कौन सा सॉल्वेंट आपने यूज किया है, किसी कंपाउंड के, किस पर्टिकुलर प्रोटोन की केमिकल शिफ्ट वैल्यू का मान जब हम लिखते हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि वो किस विलायक के अंदर मान है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है विलायक के परिवर्तन से क्या होता है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो है चेंज होती रहती है। अब है पीक एरिया एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो क्या होता है कि एनएमआर के अंदर हमने देखा कि सिग्नल आते हैं किसी एक कंपाउंड का, यदि एनएमआर हम देखेंगे तो जितने सिग्नल उसमें आए, जितने संकेत आए, वो सब क्या बताते हैं, वो केमिकल एनवायरनमेंट बताते हैं कि उस यौगिक में कितने प्रकार के रासायनिक वातावरण है। तो अलग केमिकल एनवायरनमेंट है उसका अलग सिग्नल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ केमिकल एनवायरनमेंट। बट अब क्या हुआ, जैसे एक सिग्नल है तो उस सिग्नल के अंदर वो एक केमिकल एनवायरनमेंट के प्रोटॉन्स होंगे, तो वो कितने प्रोटॉन्स हैं, उसकी संख्या क्या है, वो किससे पता करेंगे, वो हम पीक एरिया से पता करते हैं। जो सिग्नल का एरिया है, जो संकेत आ रहा है, वो संकेत कितने एरिया को कवर कर रहा है, तो वो क्या है, वो पीक एरिया कहलाता है। उस पीक एरिया को हम क्या करेंगे, उसको हम काउंट करते हैं। स्क्वायर्स होते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, और उन स्क्वायर्स को हम क्या करते हैं, उन स्क्वायर्स को हम गिन लेते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि किसी एक कंपाउंड के एनएमआर सिग्नल में 3 अलग अलग संकेत आए, तो उन तीनों संकेतों के क्या करेंगे, हम स्क्वायर्स को गिन लेंगे। वो जो पीक एरिया है प्रत्येक सिग्नल के लिए, प्रत्येक सिग्नल में जितने स्क्वायर्स हैं, जितने वर्ग हैं, उनको हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं, और उनका क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। और अनुपात निकालने के बाद क्या करेंगे, उनको होल नंबर में, पूर्ण संख्या के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। वी हैव टू काउंट आउट द स्क्वायर्स in that particular signal and then we have to take the ratio of that number of squares। जितने भी स्क्वायर्स हैं, जितने वर्ग हैं, उनका आप क्या करेंगे, उनका हम सिंपल रेशियो निकालेंगे और उनको कन्वर्ट किस में कर दीजिए, आप उनको होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो एक संख्या आ जाती है कि पर्टिकुलर सिग्नल कितने प्रोटॉन के कारण आ रहा है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जानकारी हमें हासिल हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, टॉलुइन की, तो टॉलुइन के अंदर क्या है, 2 प्रकार का केमिकल एनवायरनमेंट है। एक तो 5 प्रोटॉन के कारण है और एक 3 प्रोटॉन के कारण है। तो इसमें 2 सिग्नल आते हैं, तो इन 2 सिग्नलों के जो स्क्वायर्स है उनको यदि हम गिनेंगे तो उनका अनुपात क्या है, 5:3, 5:3। अर्थात एक सिग्नल तो किसके कारण है, 5 प्रोटॉन के कारण है, दूसरा सिग्नल किसके कारण है, 3 प्रोटॉन के कारण है। तो ये हमको पता चल जाता है। अब ये 5 प्रोटॉन कैसे हैं, ये एरोमेटिक है, ये डाउनफील्ड है, ये कैसे होंगे, डाउनफील्ड। और ये 3 प्रोटॉन जो है वो कैसे हैं, अपफील्ड है, मिथाइल प्रोटॉन। तो ये पीक एरिया जो है हमें ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की संख्या हमें पता चल जाती है। इससे भी हम किसी कार्बनिक अणु के स्ट्रक्चर का डिटरमिनेशन आसानी से कर सकते हैं, एक्यूरेटली कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है, वो है स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल। स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल्स, ये जो बात हमने की यहाँ पर कि भाई देखो जितने केमिकल एनवायरनमेंट है कार्बनिक यौगिक के अंदर उतने ही संकेत आएंगे, और फिर उनके आधार पर हमको ये भी पता चल जाता है कि कितने कितने प्रोटॉन प्रत्येक सिग्नल से रिलेटेड है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि जो संकेत आता है उस संकेत में कई बार एक सिग्नल नहीं आता और एक से अधिक सिग्नल आ जाते हैं। हम तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई संकेत है तो एक लाइन आनी चाहिए, एक सभी प्रोटॉनों का एक संकेत आया तो सिंगल लाइन आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
और उसके अंदर क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स टेक्स प्लेस। जो सिग्नल है उसका क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इथाइल ब्रोमाइड है, तो इथाइल ब्रोमाइड के अंदर दो प्रकार के प्रोटॉन हैं, ये कहलाते हैं मिथाइल प्रोटॉन, ये आपके मिथाइलिन प्रोटॉन। अर्थात यदि इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा दिया जाएगा तो कितने सिग्नल आने चाहिए, 2 सिग्नल्स आएंगे, 2 सिग्नल्स। दो संकेत एनएमआर के अंदर आएंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये ए है, ए के कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, तो इसकी एक सिंगल लाइन नहीं आती है, जबकि इसकी क्या आएगी, ए टाइप के प्रोटॉन जो है उसके क्या आते हैं, ट्रिपलेट आता है। क्या आता है, मल्टीप्लेट, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब है त्रिक आता है, 3 रेखा में विभक्त हो जाता है। वो जो सिग्नल है इन 3 प्रोटॉन के कारण वो कैसा आना चाहिए था, एक सिंगल लाइन, लेकिन वो नहीं आती है और वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, इसमें ट्रिपलेट के अंदर। इसी प्रकार से जो ये मिथाइलिन प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, इनका क्या होता है, क्वार्टेट आता है, क्वार्टेट आता है, चतुष्क आता है, अर्थात ये 4 संकेतों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार से जैसे मैं आपको बताता हूं, इसका एनएमआर डेल्टा वैल्यूज है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 प्रकार के प्रोटॉन है। ये जो बी प्रोटॉन है ये कैसे है, ये बी प्रोटॉन आपके डाउनफील्ड आएंगे, ये डाउनफील्ड, और ये कैसे है, अपफील्ड। इस प्रकार से इनके संकेतों को हम समझ सकते हैं। इसके ये प्रोटॉन जो है ये करीब करीब ये CH3 प्रोटॉन है, A प्रोटॉन है, और इसी प्रकार से जो B प्रोटॉन है वो आपके करीब करीब ये क्वार्टेट आता है। इट इज एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ दिस इथाइल ब्रोमाइड। ये प्रकार के प्रोटॉन है और ये बी प्रकार के प्रोटॉन। तो यहाँ आप देखें तो एक तो ट्रिपलेट आ गया है और एक क्या है, क्वार्टेट आया है, तो ये स्प्लिट हो जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर वो है 1,1,2 ट्राई क्लोरोइथेन, 1,1,2 ट्राई क्लोरोइथेन। यहाँ पे 2 प्रकार के प्रोटॉन है, ये मान लीजिए ए टाइप के प्रोटॉन है, यहाँ बी टाइप के प्रोटॉन है। तो यहाँ पर देखिए कि जो ए टाइप के प्रोटॉन है उसका क्या आएगा, ए प्रोटॉन के लिए ए प्रोटॉन का सिग्नल जो है वो क्या होगा, वो होगा ट्रिपलेट, वो ट्रिपलेट होगा। और बी प्रकार के जो प्रोटॉन हैं उनका सिग्नल कैसा होगा, वो डबलेट होगा, यानी वो क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे, एक सिंगल लाइन नहीं रहेगी। यहाँ पर देखो ए के पास क्या है, 2 क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कैसा है, ये डाउनफील्ड है, ये कैसा होगा, डाउनफील्ड। और इसकी वैल्यू जो है कम से कम ये हो जाएगी आपके 4 के आसपास, 4.2 डेल्टा। और ये है आपके डबलेट, ये डबलेट है, ये थोड़ा है, हालांकि ये भी डाउनफील्ड होगा, लेकिन ये इसकी तुलना में थोड़ा कैसा होगा, अपफील्ड होगा। और इसकी वैल्यू जो है आपके 2.8 डेल्टा, 3.8 डेल्टा के आसपास आती है। तो इस प्रकार से इसको भी हम यहाँ बता सकते हैं कि ये इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा, ये TMS का है, 0 पे कौन सा होगा, TMS, 0 पे जो है एक सिग्नल आएगा, वेल डिफाइंड वो कैसा है, TMS का है। और यहाँ पर ये Cl2CH, 1,1,2 ट्राइक्लोरोइथेन। तो यहाँ पर ये जो है इसके डबलेट आते हैं करीब 4.2 के आसपास, 4.2 के आसपास ट्रिपलेट आएगा, ये इस प्रकार से
टेम्पलेट आ गया और इसी प्रकार से 3.8 के आसपास ये टेम्पलेट आएगा। तो यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट है, जितने केमिकल एनवायरनमेंट है उतने ही सिग्नल आते हैं, बट ये जो सिग्नल है वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, एक लाइन में नहीं रहते हैं और वो एक से अधिक लाइनों में विभक्त हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल्स। और ये स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल जो है वो किस कारण होते हैं, वो स्पिन कपलिंग के कारण होते हैं। तो ये हम आपको और नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।